इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। ये समंदर में चलता फिरता छोटा सा शहर है। समंदर की लहरों पर तैरता हुआ बड़ा सा एयरफोर्स स्टेशन है। अथाह सागर में दुश्मनों की नींद उड़ाने वाला नेवल बेस है। यह है भारतीय नेवी का अपना स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत। इस नाम से मैं, आप या यूं कहूं कि करीब करीब हर हिंदुस्तानी भली भांति परिचित है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि 1971 की लड़ाई में इसने वो काम किया जिसे दुश्मन की फौज और दुश्मन देश के लोग आज भी याद करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आईएनएस विक्रांत किस तरह से भारत के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है, और साथ ही बात करूंगा कि हमारे तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल का क्या हुआ। कुछ ही दिनों पहले आईएनएस विक्रांत का सी ट्रायल शुरू किया गया है। सी ट्रायल का मकसद क्या होता है, सी ट्रायल के बाद कब आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। साथ ही भावनात्मक तौर पर क्यों आईएनएस विक्रांत हिंदुस्तान के लिए है बेहद खास, इसकी भी चर्चा होगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जैसे देश के लिए जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उसके पास लड़ाकू विमानों से लैस चलता फिरता एयरबेस होने का मतलब यह है कि उसे दुश्मन के ऊपर बहुत बड़ा एज हासिल है। और यही नहीं, मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर होने का मतलब किसी भी देश के पास अगर एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी दुश्मनों के ऊपर उसे बढ़त प्राप्त है। एयरक्राफ्ट कैरियर का मालिक होना हर देश के बूते की बात नहीं है, क्योंकि इसे बनाने में हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, दसियों बिलियन डॉलर का खर्च आता है, और इसे ऑपरेट करना, मेंटेन करना, यह भी बेहद खर्चीला होता है। इसीलिए पूरी दुनिया में सिर्फ 7 देश ऐसे हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता और तकनीक मौजूद हैं। ये देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन, स्पेन और अब भारत। आईएनएस विक्रांत को बनाने में खर्च हुए हैं 23,000 करोड़ रुपए, और ये 76% स्वदेशी है। भारत ने आईएनएस विक्रांत के जरिए दुनिया को दिखाया है कि वो भी इस मामले में आत्मनिर्भर हो चुका है, क्योंकि ये मेक इन इंडिया की ओर बढ़ता एक बड़ा कदम भी है। इसे बनाने में 50 से ज्यादा कंपनियां शामिल हैं। डेली बेसिस पर 2000 से ज्यादा भारतीयों को इसे सीधे रोजगार मिला, और अगर इनडायरेक्ट रोजगार की बात करें तो 40,000 लोगों को इससे काम मिला। स्वदेशी होने का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि इसके कुल खर्च यानी 23,000 करोड़ रुपयों में से करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए तो भारतीय अर्थव्यवस्था में ही वापस आए हैं। आईएनएस विक्रांत को IAC-1 यानी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 1 का भी नाम दिया गया है, जिसे पूरी तरह केरल के कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है। तो चलिए सबसे पहले इसके डिजाइन की बात करते हैं। इसकी लंबाई 262 मीटर, चौड़ाई 62 मीटर है, ऊंचाई 59 मीटर है और इसका वजन है 40,000 टन। इसकी टॉप स्पीड करीब 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर रेंज की बात करें तो यह है 15,000 किलोमीटर। इसका मतलब यह हुआ कि एक बार आईएनएस विक्रांत समंदर में निकला तो वो 15,000 किलोमीटर के एक बड़े इलाके में युद्ध लड़ सकता है, और इसे पूरी तरह से भारतीय नेवी की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जिससे नेवी को इसे ऑपरेट करने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और आईएनएस विक्रांत का करीब 1 साल तक सी ट्रायल चलने वाला है। इसमें कई पैरामीटर्स पर उसकी परीक्षा की जाएगी ताकि युद्ध की स्थिति में इससे बेहतर परिणाम मिल सके। उम्मीद है कि सी ट्रायल अगले साल अगस्त तक पूरा हो जाएगा और फिर आईएनएस विक्रांत भारतीय नेवी में शामिल कर लिया जाएगा। सी ट्रायल के दौरान कई सारे टेस्ट किए जाएंगे, जिसमें इसके प्रोपल्शन सिस्टम को परखा जाएगा, स्पीड की जांच की जाएगी, समंदर में अगर जरूरत पड़ी तो टर्न लेने की, तो उसे भी परखा जाएगा। समंदर के खराब मौसम, तूफानी लहरों में इसकी क्षमता चेक की जाएगी। इसके अलावा इस पर उतरने वाले फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स का भी ट्रायल होगा। यानी कुल मिलाकर अगला 1 साल आईएनएस विक्रांत की परीक्षा का वक्त है, जिसे हर हाल में उसे पास करना ही होगा। इसके साथ साथ पावर जनरेशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जांच होती है,
कि ये सब सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। आईएनएस विक्रांत में पावर जनरेट करने के लिए 4 LM2500 गैस टरबाइन का इस्तेमाल किया गया है, जो 80 मेगावाट की बिजली पैदा करता है, यानी 1,10,000 हॉर्स पावर की ताकत। आईएनएस विक्रांत में कुल 14 डेक हैं, जिसमें कुल मिलाकर 1700 ऑफिसर्स और सेलर्स रह सकते हैं। इनके लिए करीब 2300 कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। आईएनएस विक्रांत में एक और खूबी है, इसे महिलाओं को, मतलब महिला ऑफिसर्स को, महिला जवानों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसे ऐसा डिजाइन किया गया है कि इसमें अगर महिला नौसैनिक भी आती हैं, महिला ऑफिसर्स भी आती हैं, तो उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आईएनएस विक्रांत के हथियारों की, इसकी अटैक करने की क्षमता की। आईएनएस विक्रांत को बनाने में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि ये पूरी तरह किसी एयरबेस की तरह ही काम करे, यानी यहां से फाइटर जेट्स, रिकॉन हेलीकॉप्टर्स, अटैक हीलोज, एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स, ये सब ऑपरेट हो सके। और सबसे बड़ी बात, अगर इसके ऊपर हमला हो तो ये उनसे भी निपटने में सक्षम हो, क्योंकि समंदर में मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर सिटिंग डक की तरह होते हैं। क्योंकि साइज बड़ा होने की वजह से इन्हें जल्दी मनूवर नहीं किया जा सकता, इसीलिए इन्हें मारने में आसानी होती है। तो चलिए सबसे पहले इसकी अटैक कैपेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। इस पर कुल 36 से 40 जहाजों को रखा जा सकता है। इसमें करीब 30 फाइटर जेट्स और 10 हेलीकॉप्टर्स हो सकते हैं, यानी अभी मौजूदा MiG-29K या KUB फाइटर जेट्स, कामो 31 हेलीकॉप्टर्स, इसके अलावा MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर्स भी होंगे। साथ ही भारत का अपना एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी ALH को भी तैनात किया जाएगा। तो अटैक करने में इस्तेमाल होने वाले ये सारे हथियार एक साथ मिलकर कैसे काम करेंगे, किस तरह चीन और पाकिस्तान के खिलाफ काउंटर अटैक किया जाएगा, और इस जहाज के इस्तेमाल से भारत को युद्ध की स्थिति में कितना बड़ा फायदा मिल सकता है, इसे बेहद आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। भविष्य में इस पर भारत के अपने नेवल फाइटर जेट टेट-BF को भी तैनात किया जा सकता है, या फिर कोई दूसरा विदेशी विमान भी आ सकता है। लेकिन फिलहाल तो इस पर रूस से लिए गए MiG-29K ही होंगे। और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए बहुत जल्द इस पर अमेरिका से लिए गए MH-60R रोमियो की भी तैनाती हो जाएगी। 2 रोमियो हेलीकॉप्टर भारतीय नेवी को मिल चुके हैं, कुल 24 खरीदे गए हैं। अगर MiG-29K की रेंज की बात करें, तब आपको समझ आ जाएगा कि समंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर का होना भारत की सुरक्षा के लिहाज से कितना ज्यादा अहम है। भारत के नक्शे को देखेंगे तो एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है। मान लीजिए युद्ध की स्थिति में हमने आईएनएस विक्रांत को ईरान में मौजूद चाबार पोर्ट के पास कहीं पर ले आए। हमारे पास जो MiG-29K है, उसकी कॉम्बैट रेंज है 850 किलोमीटर। अब यहां से अगर MiG-29K उड़ान भरते हैं तो करीब करीब आधा पाकिस्तान उनकी कॉम्बैट रेंज में होगा, जबकि फेरी रेंज 3 ड्रॉप टैंक्स और एक एरियल रिफ्यूलिंग के साथ 5500 किलोमीटर तक है। अब आप सोचिए कि युद्ध में यह दुश्मन के लिए कितना घातक साबित होगा। अगर पाकिस्तानी नेवी काउंटर अटैक भी करती है तो उसे पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से जो एयर सपोर्ट मिलेगा वो बेहद लिमिटेड होगा, क्योंकि उन्हें बार बार अपने बेस पर वापस जाना होगा। जबकि आईएनएस विक्रांत अपनी मूवमेंट की वजह से अपने फाइटर जेट्स को बेहतर सपोर्ट देगा। ठीक ऐसा ही वो ग्वादर पर मौजूद चीनी नेवी के लिए करेगा। चीन के लिए ग्वादर से अपनी नेवी को ऑपरेट करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वहां तक पहुंचना ही चीनी नेवी के लिए सबसे बड़ा टास्क है। भारत की नजरों से बचे बिना उसकी नेवी वहां पहुंच ही नहीं सकती, फिर वो चाहे उसका एयरक्राफ्ट कैरियर हो या फिर उसकी सबमरीन्स की फ्लीट हो। ऐसा ही अगर चीन के खिलाफ पूर्वी छोर पर हुआ, तब भी आईएनएस विक्रांत अंडमान निकोबार के आसपास रहते हुए साउथ चाइना सी की तरफ से आने वाले चीनी खतरे को बखूबी संभाल सकता है। चीनी नेवी के लिए इधर आने का मुख्य रास्ता मलक्का स्ट्रेट है, और अंडमान निकोबार ऐसी जगह पर है जिसका बहुत बड़ा सामरिक महत्व है। चीन ये बात जानता है। साथ ही चीन के लिए मुश्किल ये भी है कि जब वो भारत की तरफ आएगा तो उसके रास्ते में जितने भी देश हैं, करीब करीब सब उसके दुश्मन हैं, किसी से भी उसकी पटती नहीं है। तो जाहिर है भारत को उसके एक एक मूवमेंट की खबर मिलती रहेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चीनी नेवी अभी बहुत नई है और उन्हें समंदर की लड़ाई का अनुभव नहीं है। जीत हार का फैसला इस बात पर भी निर्भर करता है कि भाई आपके पास अनुभव कितना है। और भले ही चीन के पास संसाधन नेवी में बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हार जीत का फैसला अनुभव से होता है, और भारत का पलड़ा इस मामले में भारी है। आईएनएस विक्रांत के
में बहुत सारे ऐसे उपकरण लगाए गए हैं जो इसे और ज्यादा खास बनाते हैं, चाहे वो इसका रडार हो या फिर इसका एयर डिफेंस सिस्टम हो। आईएनएस विक्रांत के डेक पर सबसे ऊपर ये जो गुंबदनुमा उपकरण देख रहे हैं, ये इसका मुख्य रडार है। ये इजराइल से लिया गया एल्टा ELM 2248 MF स्टार रडार है। ये सॉलिड स्टेट मल्टी फंक्शन नेवल ऐसा रडार है। ये एस बैंड की फ्रिक्वेंसी पर काम करता है। इसके जरिए 3 मुख्य काम किए जाते हैं: सर्विलांस, ट्रैकिंग और गाइडेंस। इस रडार के जरिए विक्रांत एक साथ हवा और सतह पर मौजूद टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और उन पर अटैक करने के लिए फायर कंट्रोल गाइडेंस दे सकता है। हवा में उड़ रहे फाइटर जेट्स हों या फिर सी स्किमिंग मिसाइल्स जो समंदर की सतह से कुछ मीटर ऊपर उड़ती हैं, ये इन सब को ट्रैक कर सकता है। फाइटर जेट्स को ये 250 से लेकर 450 किलोमीटर की दूरी तक डिटेक्ट कर सकता है। सी स्किमिंग मिसाइल को ये 25 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज पर डिटेक्ट कर सकता है। ये मल्टी फंक्शन रडार हमारी नेवी के कई डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स पर भी लगाया गया है। इसके अलावा आईएनएस विक्रांत पर सेलेक्स RAN 40L 3D एल बैंड एयर सर्विलांस रडार भी है। ये इटली से लिया गया लॉन्ग रेंज अर्ली वार्निंग रडार है। इसका भी इस्तेमाल मुख्य रूप से फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और लंबी दूरी से छोड़ी गई मिसाइलों को डिटेक्ट करने में किया जाता है। इस रडार की रेंज 400 किलोमीटर है और ये 360 डिग्री की कवरेज देता है। वैसे तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हमेशा अकेले कभी मूव नहीं करते, उनके साथ एक पूरा सैन्य बल साथ चलता है। मतलब उनके साथ उनके अंगरक्षक होते हैं, एक तरह से कहें तो, जिसमें डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, कॉर्वेट्स होते हैं, फ्रिगेट्स होते हैं। लेकिन अगर इन सब के अलावा भी अगर मान लीजिए कि ये सुरक्षा का बैरियर ब्रीच हो जाता है, टूट जाता है, तब भी एयरक्राफ्ट कैरियर को इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि वो अपनी सुरक्षा अकेले खुद भी कर सके। तो एयर डिफेंस इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अच्छा हो। आईएनएस विक्रांत पर बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम मौजूद है। इसे भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया है। इसमें VLS यानी वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के 32 सेल्स हैं। एक VLS में 2 बराक 8 मिसाइलें आती हैं, यानी आईएनएस विक्रांत पर कुल 64 बराक 8 मिसाइलें हैं। बराक 8 मिसाइलों की रेंज 150 किलोमीटर तक की है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर दुश्मन 150 किलोमीटर दूर भी हो तो आईएनएस विक्रांत अपनी बराक 8 मिसाइलों से उन्हें बेहद आराम से नीचे गिरा सकता है। इसके अलावा मीडियम रेंज के लिए इस पर इटली से ली गई ओटो मेलेरा 76 mm की डुअल पर्पस कैनन भी लगी है। इस कैनन का इस्तेमाल शॉर्ट रेंज एंटी मिसाइल डिफेंस, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी सरफेस यानी शिप्स के खिलाफ और ग्राउंड सपोर्ट के लिए किया जा सकता है। इसकी रेंज 16 से 40 किलोमीटर तक की है और इसका रेट ऑफ फायर 85 से 120 राउंड्स पर मिनट का है। वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस के लिए इस पर रूस की बनी AK-630M CIWS यानी क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये 6 बैरल रोटरी कैनन है। इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक की है और इसका रेट ऑफ फायर है 5000 से 10,000 राउंड्स पर मिनट। तो अपना सी ट्रायल पूरा कर अगले साल आईएनएस विक्रांत जो है वो इंडियन नेवी में शामिल हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो जाएंगे, आईएनएस विक्रमादित्य जो अभी ऑपरेशनल है और दूसरा हो जाएगा आईएनएस विक्रांत। लेकिन भारत की जरूरतों को देखते हुए क्या तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी चाहिए? मेरा जवाब है कि बिल्कुल। चीन और पाकिस्तान को देखते हुए और हमारी इतनी बड़ी समुद्री सीमा को देखते हुए तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की भी जरूरत है। भारत के लिए तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हिंद महासागर में चीन की चुनौती लगातार बढ़ रही है। चीन जिस तरह तेजी से नौसेना के मामले में भारत से आगे जा रहा है, उसे जवाब देने के लिए भारत को नई तकनीक वाले सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है। चीन ने बहुत कम वक्त में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हासिल कर लिए हैं। पहला रूसी कैरियर है और दूसरा चीन ने खुद तैयार किया है। इसके अलावा चीन 2 और एयरक्राफ्ट कैरियर्स का निर्माण कर रहा है जिसे 2030 तक कमीशन कर देने का टारगेट है। लिहाजा इसी चुनौती को देखते हुए भारतीय नौसेना ने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन पर काम करना शुरू किया, जिसका नाम है आईएनएस विशाल। इसका आकार भी विशाल होने वाला है, जो 65,000 टन का होगा, जिसकी लंबाई 300 मीटर होगी और जिस पर 70 से 80 एयरक्राफ्ट्स को तैनात करने की जगह होगी। एक और नई बात यह है कि आईएनएस विशाल कैटोबार यानी कैटापुल्ट टेक्नोलॉजी वाले टेक ऑफ सिस्टम पर ही काम करेगा, जिसका डेक बिल्कुल फ्लैट होगा, स्की जंप वाला डेक नहीं होगा। कैटापुल्ट की मदद से दुनिया के ज्यादातर आधुनिक लड़ाकू विमान टेक ऑफ कर सकेंगे, जो भारत के लिए पहला तजुर्बा होगा। नौसेना का टारगेट है कि तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर को मिलाकर विमानों की संख्या 150 तक की जाए। अब सवाल यह है कि आखिर हमें कैटोबार सिस्टम वाला एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों चाहिए? तो इसका जवाब यह है कि कैटोबार वाले सिस्टम से हम अवॉक्स विमान को भी वहां से ऑपरेट कर सकते हैं, हम वहां से अटैक ड्रोन्स को भी ऑपरेट कर सकते हैं। और
मौजूदा जो हमारे पास दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उनसे जो स्टोबा तकनीक पर है, उनसे हम ये काम नहीं कर सकते। लेकिन आईएनएस विशाल में जो कैटोबार पर बनाने की प्लानिंग चल रही है, उसमें एक बहुत बड़ा पेच फंस गया है। पेच ये है कि इसे लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अगर इसे कैटोबार तकनीक पर बनाना है तो भारत के पास इस तरह के कैरियर को बिल्कुल शुरू से डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इसका अनुभव हमारे पास नहीं है। दूसरा ये कि साल 2015 में नेवी चीफ रहे आर के धवन ने यह कहकर इसे और ज्यादा कठिन बना दिया कि इसे न्यूक्लियर पावर्ड होना चाहिए, यानी परमाणु रिएक्टर से इसे चलाया जाए। एडमिरल आर के धवन ने जो बात कही थी वो इसके शुरुआती प्लानिंग में थी, लेकिन पेच फंसा न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर। 500 से 550 मेगावाट की क्षमता वाले रिएक्टर को विकसित करने में ही 15-20 साल लग जाते। इसीलिए इसे बदलकर इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम कर दिया गया। प्लानिंग के मुताबिक तो इसे साल 2020 में सर्विस में आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो न सका। साल 2018 में नेवी चीफ रहे एडमिरल सुनील लांबा ने कहा था कि इस पर काम शुरू हो चुका है और अगले 3 साल में इसके निर्माण का काम शुरू हो जाएगा और फिर 2030 तक ये सर्विस में आ जाएगा। लेकिन ये भी नहीं हो पाया। इसी बीच साल 2019 में खबर आई कि भारत ब्रिटेन से एचएमएस क्वीन एलिजाबेथ के डिटेल्ड प्लान्स को खरीदने पर बात कर रहा है, जिसके आधार पर आईएनएस विशाल को बनाया जाएगा। लेकिन इसका क्या हुआ अभी तक पता नहीं है। इसी बीच इसी साल अप्रैल में खबर आई कि नेवी आईएनएस विशाल से पहले और ज्यादा पनडुब्बियों को शामिल करने की इच्छा रखती है। यानी नेवी के लिए सबमरीन को पाना आईएनएस विशाल से ज्यादा जरूरी है। और आपको पता ही होगा कि नई सबमरीन्स के लिए सरकार ने मंजूरी दे भी दी है। तो कुल मिलाकर आईएनएस विशाल का जो काम है, फिलहाल के लिए ठंडे बस्ते में चला गया है और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी ये निकलने वाला नहीं है। बहुत जल्दी की भी जाएगी तो आने वाले कम से कम 10 साल तो कहीं नहीं गए हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की बहुत ज्यादा जरूरत है और मुझे लगता है कि सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको डिफेंस डिटेक्टिव का ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी ही मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।